हेलो बच्चों। अपना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए अपना ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पर सभी विषयों की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, क्वेश्चन मॉडल सेट मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो बच्चों, हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमें इस कंटेंट के बदले आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें हमें प्यार दीजिए। बस इतना ही चाहिए आपके लिए। हम दिन रात हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे यदि आप नए होंगे तो, और यदि पुराने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। तो बच्चों, आप हमें बहुत प्यार देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। इसी तरह आप हमें प्यार देते रहें। मैं वादा करता हूं कि एक बच्चा भी यदि मेरा वीडियो देखेगा तो मैं अंतिम समय तक आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, आपको पूरी तैयारी करवाऊँगा और अंतिम समय तक नहीं छोड़ूंगा। आपको बोर्ड में टॉपर बना के ही दम लूंगा। तो बच्चों, आप एक बार हम पर विश्वास करके देखें, आपको यहाँ पर सबसे बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। आप एक बार आजमा कर देखिए। चलिए बच्चों, तो आज मैं फिर हिंदी का जो गद्य भाग है, उनका जो चैप्टर 2 मैंने पढ़ाया था, 20 के दांत, वो तो मैंने पढ़ा दिया था। आज मैं उनका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। आज एक क्लास में मैं उनका पूरा फिनिश कर दूंगा। तो बच्चों, अब चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोग हमसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9661123890। 9661123890, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। इस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं इस पर आपको जानकारी दूंगा पढ़ाई से रिलेटेड। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस नंबर पर आप हाई लिख करके भी भेजें, ताकि हम आपको एक लिंक से शेयर करेंगे। उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि हम जो भी पढ़ाएंगे आपको कंटेंट मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आपका क्लास मिस नहीं होगा। सारा मॉडल पेपर, मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक सब कुछ मिल जाएगा, आपको बिल्कुल लिंक से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो बच्चों, हमारे इस नंबर पर आप हाई लिख करके भेजें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। 20 का दांत चैप्टर है, ठीक है। और यदि आप लोग मेरा चैप्टर देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव। आप तुरंत बता दीजिएगा कि सर आप ये तो बताए थे, ये तो हमको याद हो गया है। तो देखिए, 20 के दांत के कहानी की रचयिता कौन थे? आप लोगों को बताए थे नलिन बिलोचन शर्मा। कितनी बार बताए थे कि नलिन बिलोचन शर्मा जो थे वो क्या थे? 20 के दांत के रचयिता थे। और इसको एक चीज और जान लीजिए, इनके जो पिता थे, ठीक है, वो रमावतार शर्मा थे। और जो है इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पटना में, है ना। तो चलिए हम लोग तो इसका जो था राम अवतार शर्मा था। क्या नाम था? राम अवतार शर्मा, है ना, इनके पिता का नाम था। तो बच्चों, ये 20 के दांत की कहानी के रचयिता कौन होंगे? नलिन बिलोचन शर्मा। अब इसके पिता का नाम पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। जन्म पूछेगा कहाँ पे हुआ? पटना में हुआ। किस राज्य में हुआ? तो बिहार राज्य में हुआ। ठीक है, चलिए। अब कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म ईस्वी में हुआ था। कब? तो 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। याद रख लीजिए, जन्म कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, मैंने पढ़ाया था। ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। ये हम आप लोग को बता चुके हैं। 20 के दांत के पाठ की विधा है, ये कैसा है? तो ये व्यक्ति का चित्र है, ये कविता नहीं है, कहानी नहीं, निबंध नहीं है। एक व्यक्ति के चित्र को चित्रण किया गया है कि समाज में कैसे कैसे व्यक्ति रहते हैं, इस तरह के लोग रहते हैं, इन जो समाज में ऊंच नीच का बर्ताव करते हैं, अपने आप को ऊंचे समझते हैं, दूसरे को, गरीब लोगों को नीचे समझते हैं, उसी पर ये व्यक्ति का चित्रण किया गया था। इसलिए क्या है? व्यक्ति चित्र। 20 का दांत पाठ की क्या कैसी विधा है? व्यक्ति चित्र। चलिए,
आपको बताए थे गिरधर लाल का बेटा जो था वो मदन था, जिन्होंने क्या किया था, सेन साहब के बेटे का दो दांत तोड़ दिया था। और ये जो गिरधर लाल है, ये गिरधर लाल सेन साहब की कंपनी में काम करता था, और क्या था, किरानी था। क्या था, किरानी था, है ना। यानी गिरधर लाल का बेटा क्या हो गया, मदन। ठीक है, चलिए। खोखा किस कहानी का पात्र है, तो ये विष के दांत का पात्र है। और खोखा किसका नाम था, सेन साहब का लड़का, है ना। सेन साहब का जो बेटा था, सेन साहब का जो बेटा था वही था, उसी का नाम था खोखा। उसी क्या नाम था, खोखा नाम था। क्या नाम था, खोखा नाम था। चलिए, तो वो खोखा किस कहानी का पात्र है, विष के दांत का। अब है, मदन किसका बेटा था, तो मदन गिरधर लाल का। वो किरानी जो था उसी का बेटा था ना, मैं पढ़ाया था। वो गिरधर लाल का बेटा था। मदन किसका बेटा था, तो गिरधर लाल का। आप लोग देखिए, तुरंत बता दीजिएगा। गिरधर लाल का वो मदन जो था वो बेटा था। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, पांच लड़कियां थी। आपको मैं बताया था कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, पांच लड़कियां थी। ये आप लोग भूलिएगा नहीं, मैं जिस तरह से बताया हूं आप लोग आराम से कर दीजिएगा। चलिए, वही है, सीमा, रजनी, ओलो, शेफाली, आरती, पांचों किनकी बेटियां थी, ये सेन साहब की थी। किनकी थी, सेन साहब की। किनकी बेटियां थी, सेन साहब की बेटियां थी। चलिए, ये तो मैं आपको बता दिया हूं। ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था, खोखा था, है ना। कहते थे उसको, इतना लाड़ प्यार देते थे कि बोलते थे यही मेरी जिंदगी का आंखों का तारा है, जिस लाड़ प्यार ने उसको बिगाड़ दिया था। तो ये कौन बोलते थे, सेन साहब बोले थे खोखा के बारे में कि ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, कौन, खोखा। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, तो अपने खोखा को, बेटा के लिए, बेटा के लिए अपना सिद्धांत दिया था। बेटी के लिए अलग नियम, बेटा के लिए अलग नियम। बेटा के लिए था कि जो भी करे तो ठीक है, ये अच्छा ही कर रहा है। उनकी गलती में भी उनको अच्छाइयां दिखती थी। यदि वो तोड़ता था तो बोलता ये इंजीनियरिंग कर रहा है, इसका दिमाग इंजीनियर का है, तो हमेशा नेगेटिव में पॉजिटिव देता था। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, सिद्धांत बदल लिया था। तो किसके अनुसार से इन्होंने सिद्धांत को भी बदल लिया था, खोखा के अनुसार, यानी अपने बेटा के अनुसार। खोखा का दांत किसने तोड़ा था, मदन ने तोड़ दिया था। गरीब का लड़का था, मजबूत होता है, मायसा मार मारा के उसका दो गो दांते तोड़ दिया। ये आपको बताया था। मदन किसका लड़का था, गिरधारी लाल का। उसके बाद ये भी मैं बताया था, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, 7,500। उस समय में उस समय की बात था जिस समय में लेखक थे, बच्चा अपने जीवन में जवान थे। उस समय में 7,500 की, करोड़ों रुपए की वैल्यू थी आज के अनुसार, है ना। तो 7,500 की वो कार थी सेन साहब की। चलिए, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, खोखा था। उसका बेटा ही उसका आंखों का तारा था। चलिए, मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे, खोखा से। क्योंकि वही जो है कभी भी कहीं तोड़फाड़ कर सकता था, उसको आजादी थी, है ना। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, पांच पांच ठहरी और सो भी लड़कियां तहजीब और की तो जीती जागती मूर्त ही है। उपयुक्त गद्दांश किस पाठ का है, वो बीस का दांत का है। उसके बारे में, उसकी बेटियों के बारे में बोलते थे कि उनको ये बता दिया गया था कि क्या क्या नहीं करना है। जोर से नहीं हंसना है, स्माइल चिप देना है, ये नहीं छूना है, वो नहीं तोड़ना है, जोर से दौड़ना नहीं है, सिर्फ इस टाइम खेलना है, घर में नहीं दौड़ना है। उसके लिए बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई थी। और उसकी बेटी जो थी वो वही करती थी जो बाप लोग उसको सिखाते थे, यानी विष के दांत से ये चीज लिया गया है। सेन साहब की मोटर कार, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, काली। आपको बताए थे सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, काली रंग की थी। चलिए,
महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। इस गद्यांश के लेखक कौन है? इसमें कहा गया था, मैंने आपको बताया था कि महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई होती है तो अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि सभी आदमी जो है, गरीब आदमी भी उन्हीं का पक्ष ले लेते हैं। यानी ये कौन बोले थे? नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत से लिया गया है और ये बात नलिन बिलोचन शर्मा ने बोला था। चलिए, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है? निम्न वर्गों के। गरीब लोगों का जो कितना विरोध होता है, लोग उनको चलने नहीं देते हैं, उन्हीं के बारे में इन्होंने कहा गया है कि निम्न वर्गों को, निम्न वर्ग का जो अंतर विरोध है उसी को उजागर करती है इस कहानी में, विष के दांत में। तो वही है निम्न वर्ग के लिए, है ना। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो निम्न वर्ग का। ठीक है। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनना चाहते थे? बिजनेसमैन और इंजीनियर। आपको बताए थे, वो बोलते थे कि मेरा बेटा क्या बनेगा? बिजनेसमैन बनेगा, इंजीनियर बनेगा। चलिए, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? किसने किया था पीछे का चकनाचूर? तो उसका जो बेटा था खोखा, उसका नाम कासू भी था। कौन था? कासू भी। उसी ने उसका पीछे का हेड, पीछे का जो लाइट था उसको तोड़ दिया था। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गदान किस पाठ का है? यह विष के दांत से लिया गया है कि खोखा के बारे में था कि वो जो करेगा उसके लिए नियम कुछ नहीं था, वो उसके लिए हर नियम चलता था, है ना। चलिए, खोखा का पिता कौन था? सेन साहब। कौन था? सेन साहब। खोखा के पिता कौन थे? सेन साहब थे, क्योंकि वो अमीर थे। इसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी। तो खोखा के लिए अलग नियम बना दिया था कि नहीं, इसके लिए अलग नियम होगा। सॉरी। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा कि बेटियों के लिए, क्योंकि है ना, घर में बेटी भी पाबंदी था, बेटा पे तो कोई नियम ही नहीं था। बेटा तो बिना नियम का ही चलता था, उसको जो मन होता था करता था। बेटी के लिए अलग नियम बना दिए थे कि तुमको ये करना पड़ेगा, ये नहीं करना है ना। तो किसके लिए घर में अलग नियम थे? तो बेटी के लिए, क्योंकि बेटी को नीचे दृष्टि देखते थे और बेटा को, जो मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा, ये करेगा वो करेगा, है ना। मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरा पूरा पूरी आज़ादी रहेगी। अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल किनका था? तो वो पत्रकार महोदय जो थे उन्हीं का ख्याल था। उसी से पूछा था, क्योंकि वो अपने बेटा के साथ आया था। तो उनके साथ जो लोग बैठे हुए थे सेन साहब के साथ, वो सब कहे भाई ये लड़का तो बहुत तेज है, ये तो सेन साहब के लड़का से बहुत ज़्यादा तेज है, ये कहाँ पढ़ता है, क्या करता है? तो उसी में उसने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि वो जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल किनका था? पत्रकार महोदय का था, जो सेन साहब को अच्छा नहीं लगा था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोरों, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, मवाली बनते हैं, ये किसने कहा था? किसने कहा था ये? सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था कि उसके बारे में बोला था, मदन के बारे में, कि ये आके लड़ाई करता है, मेरा ये करता है। ऐसे लड़के क्या करते हैं? गुंडे, मवाली बनते हैं, वो सेन साहब ने कहा था। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी था। बोले थे मदन के पापाजी जो थे वो गिरधर लाल थे और वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? किरानी थे। चलिए, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा। किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त थी? तो सेन साहब की। किसकी? सेन साहब की। किसकी?
सेन साहब की, है ना। उनकी बेटी को जो सिखाया गया था बस उतना ही करती थी, इसलिए लोग बोलते थे ये जीती जागती मूर्त है। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किनकी बहनें थी? खोखा की बहनें थी, है ना। सेन साहब का जो ये बेटियां थी और खोखा उनका लड़का था, इसलिए ये जो पांचों थी वो खोखा की बहनें थी। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो महल वाले जीतते हैं। कौन जीतता है? अमीर और गरीब की लड़ाई में हमेशा अमीर जीतते हैं, है नहीं, यानी महल वाले जीतते हैं। कौन सी कहानी मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? कौन सी कहानी? तो 20 के दांत, ये मध्यम वर्ग का जो अंतर विरोध है उसको ये उजागर करती है। ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए, दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। बोले थे ना कि सबसे बड़े पुत्र कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा। और इसके पापा क्या नाम था? रामावतार शर्मा। यदि पूछा जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा, है ना, कि पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे नलिन बिलोचन शर्मा और इनके पापा थे रामावतार शर्मा। चलिए, मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करने वाली कहानी है विष का दांत। क्या है? विष का दांत। इसमें गरीब अमीर को की खाई को दिखाया गया है। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? वही खोखा है। खोखा के बारे में दिखाया गया कि यदि लाड़ प्यार दे तो वो बेटा को कैसे बेटी पर वरीयता दी जाती है कि नहीं, बेटा उच्च होता है, वो हमारे बूढ़े पे का सहारा है, उनके लिए अलग नियम, लड़की के लिए अलग नियम था, है ना। तो उसका मुख्य किरदार कौन हो गया? खोखा। कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? यानी कासू यानी वही खोखा, और मदन, मदन मतलब गिरधर लाल की बेटा, दोनों की लड़ाई में क्या था? हड्डी और मांस की लड़ाई, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई, यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा, है ना। इसमें दोनों कहा कि हड्डी और मांस की लड़ाई हो रही है और बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई हो रही है। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि गरीब में का जो है हड्डी निकला होता है, अमीर लोग का मांस भरा होता है, बंगले का जो पिल्ला होता है मोटा होता है और गली का जो कुत्ता होता है पतला होता है ना। ये अमीर गरीब के लिए ये प्रयोग किया था। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधरलाल मदन को क्या करता है? तो लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है। उस दिन उसके बेटे को लग रहा था कि मारेगा, लेकिन मारा नहीं, उसको और गोद में उठा लिया। चलिए, सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे कौन? मुखर्जी साहब। कौन? मुखर्जी साहब थे, वो उसके दूर के रिश्तेदार थे। नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल। कहाँ से? पटना कॉलेजिएट स्कूल से। ठीक है, ये हमको बताए थे आपको। नलिनी बिलोचन शर्मा प्राध्यापक रहे, यानी लेक्चरर रहे, प्रोफेसर रहे। कहाँ का? हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा यहाँ भी रहते, रांची विश्वविद्यालय यहाँ भी रहते, पटना विश्वविद्यालय यहाँ भी रहते, यानी उपयुक्त सभी में वो प्राध्यापक के पद पे काम किए थे। चलिए, काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड नई मोटर कार थी। किसके? सेन साहब की, है ना। सेन साहब जो बिजनेसमैन थे वही कार लिए थे। मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? दो, है ना, दो दांत तोड़ डाले थे। 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? मोटर कार सेन साहब की थी, है ना। सेन साहब को ही मोटर कार था। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? उसके लिए मार, है ना। मदन को खूब मार मारता था उसके पापा जी, उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। चलिए, ये ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि था, अभी मैंने आपको बताया। और मैं अभी आपको जो है इसका सब्जेक्ट भी बता देता हूँ, ताकि आपको आज ही की क्लास में ये हो जाए। ठीक है, आज ही के क्लास में ये सारा चीज मैं आपको फिनिश कर दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो।
इसी पार्ट में आज आज को अब मैं टोटल क्लियर कर दूंगा। चलिए, तो इसका जो है पहले हम शॉर्ट आंसर देखते हैं, उसके बाद लॉन्ग आंसर देख लेंगे, वो भी मैं आप लोग को आज ही क्लियर इसका करवा दूंगा। चलिए शुरू। अब पहला क्वेश्चन है, गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ आगे बढ़ा, इसका आशय स्पष्ट करें। तो गिरधर लाल अपने पुत्र मदन की धृष्टता से परेशान हो गया था। उसने सोचा कि यदि सेन साहब उसे मदन के चलते नौकरी से निकाल देंगे तो उसके परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाएगी। गिरधर लाल को अपनी निस्सहायता का अनुभव हुआ और वह मदन के प्रति क्रूरता से पेश आने के लिए विवश उठा। वह मदन को पीटने के लिए आगे बढ़ा। अब कहा जाता है कि अब देखिए इसमें दो किरदार थे, एक तो मान लीजिए सेन साहब, उनका लड़का खोखा, और दूसरा था गिरधर लाल जिनका बेटा था मदन। दोनों में लड़ाई होती है तो क्या होता है कि गलती भले ही इनके बेटे की हो, लेकिन वो अपने बेटे सेन साहब अपने बेटे की गलती को कहते हैं ये तो ऐसे है इंजीनियर बनेगा, और उनके बेटे की छोटी सी गलती को बोलता है उसकी गलती है, उसको जल्दी मारिए, और उसके पापा को कंप्लेन करते हैं। और उसके पापा जो थे अपने बेटे को यानी गिरधर लाल मदन को मारने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अमीर आदमी है, उसकी यहाँ मैं काम करता हूँ, यदि वह नौकरी से मैं निकाल दिए तो मैं खाऊंगा क्या, खाने खाने को मोहताज हो जाऊंगा, दाने दाने को मोहताज हो जाऊंगा। इसलिए वो मजबूरी बस क्रूरता से उनको खुश करने के लिए, सेन साहब को खुश करने के लिए अपने बच्चे को मारता है। जो गार्जियन के कलेजे पर सांप लौटता होगा, लेकिन फिर भी वो नौकरी बचाने के चक्कर में कि कहीं मेरे मालिक नाराज ना हो जाए, अपने बेटे को पीटता है, क्रूरता से पेश आता है। वही चीज यहाँ पे दिया है कि गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ आगे बढ़ा। इसका स्पष्ट यह है कि वो मजबूर था, वो उसके यहाँ काम करता था, है ना। चलिए, अब है मदन के प्रसंग में गिरधरलाल में कैसा परिवर्तन आया, यानी मदन के प्रसंग गिरधरलाल में कैसा परिवर्तन आ गया। पहले तो खूब मारता था, तो देखते हैं गिरधरलाल मदन को पीटने के लिए आगे बढ़ा, पर उसके करीब आकर ठिठक गया। पिता से बराबर पीटे जाने के कारण उसने अभ्यासवश मार को बर्दाश्त करने के लिए अपने दांत भींच लिए, पर पिता ने मदन को मारने के बदले उसे लपक कर हाथों से उठा लिया और उसे धन्यवाद देते हुए कहा, शाबाश बेटे, तुमने खोखा के दो दो दांत तो डाले, बड़ा अच्छा किया। अब देखिए अब क्या करता है कि वो पहले नौकरी के चक्कर में तो बेटा को खूब पीटता था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उसके पापा यानी गिरधर लाल को सेन साहब ने नौकरी से निकाल दिया, यहाँ तक कि ये बोला कि तुम मेरा घर खाली कर दो और चले जाओ यहाँ से और अपनी नौकरी ढूंढ लो। तो वो देखा कि मैं इसके लिए इतना किया, फिर भी आज क्या हुआ, कुछ नहीं, उसके कारण मैं बेटे को मारता था। वो अब जो है उसका बेटा क्या हुआ था कि गिरधर लाल का जो बेटा था मदन और सेन साहब का लड़का जो था खोखा, दोनों में लड़ाई हुआ था, और लड़ाई के कारण क्या हुआ था कि मदन ने उसका दो दांत तोड़ दिया था। लेकिन उस दिन तो मदन को बहुत डर लग रहा था कि पापा तो डेली मारते हैं, उसको अभ्यास था, लेकिन उनको लग रहा था कि पापा गुस्सा से आज कुछ ज्यादा मारेंगे। वो डर से उसके सामने खड़ा था, ऐसे करके उसका पापा जी मारने के बजाय उसको गोद में उठा लेते हैं और प्यार से बोलता है कि शाबाश बेटा, तुमने जिंदगी में अच्छा काम किया, पहले अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, उसको शाबाशी देता है। तो यह परिवर्तन उसमें आ गया कि जो उसको मारता था अपने बेटे को, वह उस दिन मारा नहीं, प्यार से गोद में उठा लिया। तो वही यहाँ पे क्या कि बड़ा अच्छा किया, उसको शाबाशी दिया। चलिए, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। मदन अपने पिता के क्रोध का भुक्तभोगी था, वो बराबर अपने पिता से पिटता रहता था, वो अपने पिता के प्यार से वंचित था। पर उस दिन पिता ने पीटने की जगह प्यार से उसे लपक कर हाथों से उठा लिया। पिता के इस अप्रत्याशित व्यवहार से मदन हक्का बक्का रह गया। इसमें कहने का मतलब यह है कि वो डेली मार खाता था मदन अपने पापा से, गिरधारीलाल उसको डेली पीटते थे, लेकिन उस दिन देखा वो भुक्तभोगी था कि वो डेली मार का अभ्यास हो गया था, वो आगे कर देता था कि पापा पीटिए। लेकिन उस दिन देखा कि पीटने के बजाय उसको गोद में उठा रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। वो पापा के प्यार का प्यासा था, पापा उसको कभी प्यार से नहीं रखते थे, बल्कि सेन साहब के डर के कारण अपने बेटे को मारते रहते थे। और लेकिन उस दिन मारे नहीं, गोद में उठा लिए।
यह देखकर उसका बेटा हक्का बक्का रह गया कि मेरे पापा जी को क्या हो गया है, कितना परिवर्तन आ गया मेरे पापा में। मैं इसी के लिए तरस रहा था, पापा आज ने मुझे गोद में उठा लिया, मैं बहुत खुश हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। तो यही यही देख करके मदन जो है हक्का बक्का रह गया था कि उसने पिटने की जगह प्यार से लपक कर गले से लगा लिया। बच्चों, यही होनी चाहिए कि गार्जियन को कि अपने बेटे को प्यार दे, ना कि किसी के कहने पर अपने बेटे को मारने लगे। पहले देखनी चाहिए गलती किसकी है। यदि दोनों गलती है तो दोनों अपने बच्चे को संभाले, ये नहीं कि कोई अमीर है तो गरीब के बच्चे को पिटवा दे, ये बिल्कुल गलत है। चलिए आगे चलते हैं। सेन साहब खोखा में कैसी कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्हें कैसी शिक्षा तय की थी। सेन साहब खोखा में बिजनेसमैन और इंजीनियर होने की संभावना देखते थे, इसलिए उसे ट्रेनिंग भी वैसी ही दी जा रही थी। यानी खोखा सेन साहब जो थे अपने बेटे में देखते थे कि या तो ये बिजनेसमैन बन सकता है या ये इंजीनियर बन सकता था, इसलिए उनको शुरू से ही वैसी वो शिक्षा दे रहे थे। चलिए मिस्टर सेन और मिसेस सेन को किस बात का गर्व है। मिस्टर और मिसेस सेन को इस बात का गर्व है कि उनकी पांचों लड़कियां कठपुतलियां हैं, उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करती है, वे अपने मन का नहीं करती है। मिस्टर सेन और मिसेस सेन को देखिए दो रीत करते हैं, अपने बेटा को उच्च दर्जे से देखते हैं और बेटी पर अलग हुक्म चलाते हैं। और उनको इस बात का गर्व है कि मेरी बेटी मेरी हाथों की कठपुतली है, हम जैसे चाहते हैं उसे नचाते हैं, इनको जो कहते हैं वही करती है, मेरे ऑर्डर बिना ये हिलती तक नहीं है और ये मेरे हाथों की कठपुतली बनी हुई है। यही बात पर उसे इस चीज का गर्व था कि वे मेरे द्वारा बनाए गए नियम को पालन करती है, मेरा नियम वो तोड़ती नहीं है। चलिए आगे। कहानीकार ने क्यों लिखा कि मिस्टर और मिसेस सेन की पांचों लड़कियां कठपुतलियां हैं। जिस प्रकार कठपुतलियां सूत्रधार के इशारों पर नाचती है, उसी प्रकार मिस्टर और मिसेस सेन की लड़कियां उनके द्वारा निर्धारित नियमों का अक्षरशः पालन करती है, वे अपने मन का नहीं करती। इसलिए कहानीकार ने लिखा है कि मिस्टर और मिसेस सेन की पांचों की लड़कियां कठपुतलियां हैं। अब देखिए कठपुतली का मतलब क्या होता है कि जो उनके बनाए हैं वो जिस तरह से उसको चाहते हैं उस तरह से उसको नचाते हैं, वो जैसा चाहता है वो वैसा उसके इशारे पे वो करता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि कठपुतली इशारों में नाचता है। उसकी बेटी भी सेम वैसा करती थी, यानी उसके पापा मम्मी जो नियम बना दिए थे उसका अक्षर सा पालन करती थी, जो कहती थी वो करते थे, वो करती थी, अपने मन का कुछ भी नहीं करती थी। इसलिए कहानीकार ने लिखा था कि मिस्टर और मिसेस सेन की पांचों लड़कियां कठपुतलियां हैं, क्योंकि वो अपने मन का नहीं करती है। यदि आप भी अपने मन का नहीं करते तो आप भी कठपुतली है। चलिए, अपने मन का करने का मतलब ये नहीं कि किसी का गलत कर दे, यानी आप अच्छा कर रहे हैं उसे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। मिस्टर और मिसेस सेन की लड़कियां किस बात में निपुण थी। मिस्टर और मिसेस सेन की पांचों लड़कियां अपने अपने होठों पर मुस्कुराहट संवारने में निपुण थी, यानी कुछ भी हो जाता था स्माइल दे देती थी, हंसती जोर से नहीं थी क्योंकि उनको मना था कि तुम जोर से नहीं हंसोगी, वो धीरे से स्माइल दे देती थी। बस सब लोग कहते थे वाह कैसी लड़कियां हैं, संस्कारी है, स्माइल दे देती है ना। वे इस कला में इतनी निपुण थी कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे उस कला की सीखने की इच्छा कर सकती थी। यानी उसमें जो भी समाज के लोग थे, उस सोसाइटी के लोग थे, वो कहते थे वाह लड़कियां हो तो सेन साहब की जैसी, जो जो हमेशा स्माइल देते रहती है, उसमें वो निपुण थी, लेकिन उनको जोर से हंसने के लिए मनाही थी। चलिए, पांचों लड़कियों को किसी ने किलकारी मारकर हंसते हुए नहीं देखा, आखिर क्यों। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें मुस्कुराने की छूट दी थी, खिलखिलाकर खिलखिलाकर किलकारे मारने की नहीं, क्योंकि उनसे सभ्यता की मर्यादा के खंडित होने की आशंका थी। क्योंकि वे पांचों लड़कियां अपने माता पिता के आदेशों का अक्षर से पालन करती थी, इसलिए वे केवल मुस्कुराती थी। खिलखिलाकर हंसना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। मतलब क्या था कि उनके मम्मी पापा यानी मिस्टर एंड मिसेस सेन जो थे उनको कह दिए थे कि तुमको तुमको क्या दे धमकी दे दिए थे कि तुमको किलकारी मारकर नहीं हंसना है, तुमको सिर्फ स्माइल देना है और उनके अलावा कुछ नहीं करना है। और उनकी बेटी वो उनका पालन करती थी, है ना, इसलिए वे केवल मुस्कुराती थी। इसलिए उसके उसके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं था कि वे खिलखिलाकर हंसे। ठीक है, इसलिए पांचों लड़कियों को किसी ने किलकारी मारकर हंसते हुए नहीं देखा। चलिए, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं,
पर उसी हालात में जब दूसरे झुपड़ी वाले उनकी मदद ही उनके खिलाफ करते हैं। इसका भाव का स्पष्ट करें। धनी और निर्धन बीच की लड़ाई में, धनी और निर्धन के बीच की लड़ाई में प्रायः धनी की ही जीत होती है। धनी यह जीत अपने आप, अपने बल पर नहीं, गरीबों के बल पर प्राप्त करता है। गरीब यदि धनियों की मदद नहीं करे तो धनियों में इतना बल नहीं कि वे गरीबों को हरा सके। इसमें यह कहा जाता है कि समाज में यदि गरीब और अमीर है, तो यदि गरीब और अमीर में लड़ाई होती है, उसके बच्चे में लड़ाई होती है, तो गरीब इसलिए हार जाते हैं क्योंकि गरीब के उनके आसपास के जो गरीब लोग हैं वो अमीर का सपोर्ट कर देते हैं, इसलिए वो बेचारा अकेला हार जाता है। नहीं तो गरीब यदि एकता बनाए रखे तो किसी अमीर में वो हैसियत नहीं, वो दम नहीं कि उन गरीब को हरा सके, जैसे मदन ने किया था। तो बच्चों, आप भी यूनिटी में रहें। यदि आप सत्य हैं तो किसी अमीर से नहीं डरें, आप अपने पे अड़े रहें कि मैंने सही किया है। चलिए, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी, उनके क्या नाम थे? तो सेन साहब को 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। तो सेन साहब को 5 लड़कियां थी, यानी बेटियां थी। उनका क्या नाम था? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। कौन था? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। चलिए, ये शॉर्ट था। अब हम लोग लॉन्ग का देखते हैं। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब के परिवार में लड़कियों एवं लड़के के पालन पोषण में भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को यह शिक्षा दी जाती है कि उन्हें क्या क्या नहीं करना है, यानी उनकी स्वच्छंदता प्रतिबंधित है। इसके विपरीत लड़के कासू को पूरी स्वतंत्रता है, वह चाहे जो करे, उसे कोई डांटने वाला नहीं है। बच्चों के पालन पोषण में लिंग भेद के चलते सेन साहब की लड़कियां कुंठित सी हो गई है और लड़का कासू बिगड़ेल हो गया है। इसमें कहा गया है कि सेन साहब का जो परिवार है उसके पालन पोषण में भेदभाव किया जाता है, लड़का और लड़की में अंतर किया जाता है। उनकी जो 5 बेटियां हैं उनको खिलखिलाकर हंसना मना था, खेलना हमेशा मना था, घर में दौड़ना मना था, वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती थी। उनको बताया गया था कि क्या करना है क्या नहीं करना। जबकि बेटे जो था उनका कासू या खोखा, वो अपने मन की मर्जी करता था। उनको जो बिगड़ेल स्वभाव का था, लड़की अपने आप को कुंठित महसूस करती थी कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लड़का को फ्री था, जो मर्जी करो, जो तोड़ना है तोड़ो। उनमें हमेशा उनके पापा मम्मी को अच्छा ही दिखाई देती थी। तो वही हो गया था कि जो लड़की क्या करती थी, कुंठित सी हो गई थी और लड़का उसका कासू बिगड़ेल हो गया था, है ना, क्योंकि उनके यहाँ भेदभाव हो रहा था। और यही बात हमारे समाज में भी है जो कि गलत है। चलिए, रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर लाल मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय प्रसन्नता से अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? तो देखिए, मदन की हरकतों के कारण गिरधर लाल को प्रतिदिन सेन साहब की झिड़की खानी पड़ती है, झिड़की खानी पड़ती थी। वह अपनी लाचारी, कायरता और भीतर की खींच को अपने बेटे मदन पर उतारता और उसे पीटने के बाद भीतर ही भीतर खूब रोता। धनी वर्ग की अकड़ के प्रति गिरधरलाल के भीतर दबा हुआ आक्रोश था। उसकी आर्थिक विपन्नता और कायरता उसे आक्रोश को व्यक्त करने का मौका नहीं देती थी। मदन ने जब कासू की पिटाई कर दी, तब उसको यानी गिरधरलाल को ऐसा लगा जैसे मदन ने उसके मन की बात सुन ली हो, उसे भीतर के आक्रोश को मूर्त रूप दे दिया हो। यही कारण है कि वह गिरधरलाल मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर भी उसे दंडित करने के बजाय प्रसन्नतापूर्वक अपनी छाती से लगा लेता है। यानी क्या कहता है कि मदन की हरकतों के कारण गिरधरलाल क्या करता था, अपने बेटों को डेली पिटाई करता था। उनकी मजबूरी थी, यदि ऐसा नहीं करता तो उनके जो मालिक थे सेन साहब, उनको नौकरी से निकाल देते, उनका तनख्वाह बंद कर देते, उनको घर से निकाल देते जो रेंट पर दिए थे। इससे उनके पापा को बहुत प्रॉब्लम होता था। वो अंदर ही अंदर कुंठित होकर के बच्चे को पीटता था, वो ना चाहते हुए भी मारता था ताकि वो मालिक को खुश रख सके, ताकि उसको कंपनी से नहीं निकाले। वही वो सोचता रहता था। अंदर ही अंदर उसे कायरता जैसे भीड़ लगी आती थी कि हम अपने बच्चे पर हाथ उठा रहे हैं, हम उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे ऊपर हुक्म चला रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मदन ने उसके बेटे का 2 दांत तोड़ा तो उसे लगा कि मैं जो चाहता था आज वो मेरे बेटे ने कर दिया है। मेरे बेटे ने बहादुरी का काम किया है। वो इसीलिए अपने बेटे को उस दिन मारने के बजाय प्रसन्नतापूर्वक, खुशीपूर्वक अपने गोद में उठा लेता है और शाबाशी देता है कि शाबाश बेटा, तुमने अच्छा किया है, जो मैं चाहता था वही तुमने किया है, तुमने शाबाशी मैं देता हूँ, तुमने बहादुरी का काम किया है, आओ मेरी छाती से लिपट जाओ, और उसे प्यार देता है। और वही कहता है
कि कासू कासू की पिटाई करने पर भी उसे दंडित करने के बजाय खुशीपूर्वक अपनी छाती से लगा लेता है या गोद में उठा लेता है। चलिए, यदि इस पाठ को आप समझ गए हैं तो अपनी भाषा में आप आराम से लिख सकते हैं। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? इस प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? यानी कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? क्योंकि वो उसके क्या क्या था, उसके गली में खेलने के लिए गया था जबरदस्ती, है ना। कासू ने मदन और उसके मित्रों को लट्टू नचाते देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। वह भी लट्टू नचाना चाहता था, पर कासू से अपमानित प्रताड़ित मदन नहीं चाहता था कि कासू लट्टू नचाए। इस पर कासू ने तेईस में आकर मदन को एक घुसा रसीद कर दिया। मदन भी कासू पर टूट पड़ा। इस प्रसंग के द्वारा लेखक आहत बल मन की प्रतिक्रियाओं को प्रस्तुत करना चाहता है। इसमें कहता है कि कासू क्या अपने क्षेत्र से बाहर दूसरे गली में एक दिन खेलने गया, जहां पर मदन जो गिरधरलाल का बेटा है वो अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था। इसके मन में आया कि मैं भी लट्टू नचाऊं, तो उन्होंने उससे लट्टू मांगा। तो लेकिन वो मदन को बार बार मार खिलाता था, इसलिए वो बोला मैं तुम्हें लट्टू नहीं दूंगा। तो उसको कुछ बोला, उन्होंने एक घुसा मारा। इस पर जो है कासू उसे लड़ गया। लेकिन गरीब का बच्चा बाबू मजबूत होता है। आप लोग गरीब होंगे तो ये मत सोचिएगा कमजोर है, आप मजबूत हैं। और उसके बेटे को ऐसा मारा कि 2 दांत तोड़ दिया, है ना। तो ये जो तो उस पर टूट पड़ा, है ना। तो इसी प्रसंग के द्वारा लेखक जो है आहत बलमन की प्रतिक्रिया को प्रस्तुत करना चाहता है कि देखिए कैसे उन्होंने मदन ने उसका दांत तोड़ दिया, अपने अंदर का जो है गुस्सा जब निकाला तो उनको अपनी औकात दिखा दी। तो यही कहना चाहता है। अब देखिए खोखा किन मामलों में अब बात था? सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? तो खोखा का जन्म तब हुआ जब उसकी कोई उम्मीद मिसेस सेन और मिस सेन साहब को नहीं रह गई थी। इस तरह खोखा जन्म के संदर्भ में जीवन के नियम का बात था। इसके साथ ही वह घर के नियमों का भी अब बात था, क्योंकि उसका जन्म 5 महीनों के बाद हुआ था। नियम केवल 5 लड़कियों के लिए थे, खोखा घर के नियमों के ऊपर था। सेन दंपति खोखा में इंजीनियर होने की संभावना देखते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। खोखा 5 साल का हो रहा था, पर उसे किसी किंडरगार्टन स्कूल में भेजने के बजाय उसे घर पर ही किसी बढ़ई मिस्त्री के साथ 2-1 घंटे के लिए रहना अनिवार्य कर दिया गया था, ताकि बढ़ई मिस्त्री के साथ वह भी कुछ ठोक पीट किया करे। सेन साहब को विश्वास था क्योंकि इस तरह 5 वर्षीय खोखा की उंगलियां औजारों से परिचित हो जाएगी, इससे उसे इंजीनियर बनने में मदद मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर कहता है किन किन मामलों में अब बात था। तो पहला अपराध ये था कि मिस और मिसेस सेन जो थे वो दंपति को 5 लड़की हो गई थी। उनका उम्र ज़्यादा हो गया था, उनको बच्चे होने की संभावना अब नहीं रह गई थी। उनके बाद उनको ना चाहते हुए फिर क्या हुआ, एक लड़का हुआ। तो गांव में यदि किसी 5 बेटी के बाद किसी को लड़का हो तो वह कुछ ज़्यादा दुलार उसको मिलता है। तो वही पहला अपवाद हुआ कि उसको बेटे की उम्मीद नहीं थी और उसको बेटा 5 बेटी के बाद हो गया। दूसरा ये था कि वो घर के नियमों का भी अब बात था, यानी घर में जो नियम थे वो 2 तरह के थे, उनके बेटों के लिए अलग थे, बेटियों के लिए अलग थी। तो दूसरा ये था नियम केवल 5 लड़कियों के लिए था, लड़कों के लिए कोई नियम नहीं था। उसके गार्जियन बोलते थे कि जो करना है बेटा तुम करो, और लड़कियों की पाबंद थी कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। सेन दंपति अब देखिए फिर सेन दंपति बेटियों में कुछ नहीं देखते थे और बेटों में देखते थे वाह मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। और उसको किंडरगार्टन स्कूल में देने के बजाय क्या करते थे, घर पर भी बढ़ैया कोई मिस्त्री को बुलाते थे ताकि मेरा बेटा अभी ठोक पीट सके, ताकि वो इंजीनियर जल्दी बन सके। स्कूल जाने के बजाय यदि घर पर ही रख के वो सीखेगा, मिस्त्री के साथ में रहेगा, तो वो जल्दी मिस्त्री बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा और वो जल्दी तरक्की कर जाएगा। ये जो है ये सोचते थे और उन्हीं मामलों में उन्होंने उसकी शिक्षा तय की थी कि वो घर पे ही पढ़ेंगे। चलिए, बीस के दांत शीर्षक कहानी का प्रमुख घटना का वर्णन करें। सेन साहब फैक्ट्री के मालिक के बिगड़े लड़के कासू ने गिरधर लाल यानी सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी के लड़के मदन से जबरन लट्टू लेना चाहा। इस पर दोनों ने कहा सुनी हो गई। कासू ने मदन पर गुस्सा चला दिया। मदन कासू पर टूट पड़ा। कासू जान बचाकर भागा। मदन के पिता गिरधर लाल ने अपने बेटों को बहुत सराहा क्योंकि उसने कासू के धन
धन के धन मदरूपी विष के दांत उखाड़ दिए थे। अब देखा, अब विष के दांत शीर्षक कहानी का प्रमुख घटना का वर्णन क्या है। विष का दांत इसलिए रखा गया क्योंकि मदन जो है उसका दांत जो था विष वाला, यानी उसका जो घमंड था उसको ही तोड़ दिया था। यानी सेन साहब का लड़का जबरदस्त बिगड़े स्वभाव का था, वो चाहता था कि क्या, जो मदन से जबरन जबरन चाहा कि वो लट्टू ले ले, और उसको उसको क्या किया, इस पर कहासुनी हो गई और उसको घुसा मार दिया, उसका दांत तोड़ दिया, यानी बीस का जो दांत था तोड़ ही दिया, और इसलिए इसका कहानी का नाम बीस का दांत भी पड़ा है। और वो कासू जो था वो जान बचाकर भागा, और मदन के जो पिता गिरधरलाल थे उन्होंने अपने बेटे को मारने के बजाय प्यार दिए, सराहा, गोद में उठा लिए, है ना, क्योंकि यही था कि उन्होंने धन रूपी मधुरूपी जो था उसको बीस के दांत को तोड़ दिया था, उनका घमंड को चकनाचूर कर दिया था। चलिए, अब है कि बीस के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डाले। यानी इस कहानी का नाम जो बीस का दांत रखा गया है वो कैसा है, क्यों रखा गया है, वो सही है या गलत है, ठीक है, इसी के बारे में। बीस के दांत कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। इस कहानी में किरानी गिरधरलाल के पुत्र मदन ने धनी वर्ग के प्रतिनिधि सेन साहब के पुत्र कासू को पीटकर धनी वर्ग के अहंकार रूपी बीस के दांत को तोड़ने का काम किया है। इसमें क्या किया है, कहानी का शीर्षक जो है बहुत ही सार्थक है, क्योंकि यहाँ पर बीस का दांत तोड़ा है, ये बिल्कुल सार्थक है, बहुत अच्छी कहानी का शीर्षक है। इस कहानी में किरानी जो गिरधरलाल का जो बेटा था, कौन, मदन ने क्या किया, धनी वर्ग के प्रतिनिधि सेन साहब के पुत्र कासू को पीट करके धनी वर्ग के अहंकार रूपी बीस के दांत को तोड़ने का काम किया है। इसलिए यह शीर्षक जो है सार्थक है ना, अत्यंत ही सार्थक है। सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह की सलाह दी या उत्तर दिया, है ना। सेन साहब के यहाँ जो उसके घर में उसके दोस्त लोग आए थे, उनके बीच क्या क्या बातचीत हुई थी, उन्होंने क्या सलाह दिया था। तो सेन साहब और उनके मित्रों के बीच यही बातचीत हुई कि उनके लड़के भविष्य में क्या करेंगे। किसी मित्र ने जब पत्रकार से पूछा कि उनका लड़का स्कूल तो अवश्य जाता होगा, तब उन्होंने अपने मित्र को जवाब देते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा लड़का जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आज़ादी है। अब देखिए, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच बातचीत हो रही थी, तो उसमें एक पत्रकार था, उनका बेटा जो था वो बहुत चंचल था, उनके साथ गया हुआ था। तो उसी के बीच में जो बैठे लोग थे, बोला कि ये तेज लड़का किसका है, ये किसका है, तो बोला कि ये तो मेरा लड़का है। और इसके बीच में ही क्या किया, उसको सेन साहब ने बोलने नहीं दिया, अपने बेटे का तारीफ करने लगा। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने पूछा कि आपका बेटा में क्या खासियत है, सेन साहब के दोस्त के बारे में, उसके अपने बेटे के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा, मैं इसको स्वतंत्र छोड़ दिया हूँ, इनको आज़ादी है कि इनको जो करना है अपना पेशा चुन सके, इनको आज़ादी रहेगी कि अपना मुकाम हासिल कर सके, मैं उनको नहीं रोकूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये जेंटलमैन बने, अच्छा आदमी बने, ना कि बुरा आदमी बने, है ना। और उनको अपने काम करने की पूरी स्वतंत्रता है, आज़ादी है। मैं नहीं कहूँगा कि तुम ये बनो वो बनो, वो जो बनना चाहेगा वो आराम से बने, ठीक है। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, इसकी 100% व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत वाक्य के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी विष के दांत पाठ से लिया गया है। यहाँ हंस शब्द सेन साहब के खोखा के लिए तथा कौवा शब्द मदन जैसे आवारागर्द लड़कों के लिए प्रयुक्त हुआ है। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसका जी लट्टू नचाने के लिए मचल उठा, वह भी उन आवारागर्द बच्चों में शामिल होने के लिए ललक उठा, अर्थात हंस धनी लड़का कौओं के बीच जाने के लिए मचल उठा। इसमें कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है हंस कहा गया है सेन साहब के लड़के को, यानी अमीर लड़का के बेटा खोखा को, और कौवा कहा गया है गरीब लड़का यानी गिरधरलाल के बेटे मदन और उसके दोस्त को, है ना। तो उसी से लिया गया है, यानी ये जो है बीस के दांत से लिया गया है। इसमें हंस शब्द जो है सेन साहब खोखा लिए, और कौवा शब्द मदन जैसे आवारागर्द के लिए कहा गया है ना। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। अब ये देखा सेन साहब का लड़का, इसका मन मचल गया, ये भी चाहा कि हम भी उनके आवारागर्द सब में शामिल हो जाए। तो यहाँ पे हंस जो है धनी लड़का यानी कौओं गरीबों के बीच जाने के लिए मचल उठा। मतलब यहाँ पे कहा कि हंस यानी धनी लड़का जो है गरीब लड़का के साथ जाने के लिए मचल उठा, यानी हंस कौओं के साथ जाने के लिए मचल उठा, यही कहा गया। यानी हंस मतलब धनी लड़का, कौवा मतलब गरीब बच्चा। चलिए, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। इस कथन की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए।
प्रस्तुत वाक्य कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी 20 के दांत पाठ से उद्धृत है। मिस्टर और मिसेस सेन को 5 लड़कियां हैं। ये सेनों द्वारा निर्धारित नियमों का अक्षरशः पालन करती है। उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये लड़कियां नहीं, कठपुतलियां हैं, दूसरे के इशारों पर चलने वाली। इन लड़कियों के माता पिता को गर्व है कि उनकी लड़कियां आगे का आज्ञाकारिणी है। यानी इसमें लड़कियां क्या है, तो इसमें कहा गया कि लड़कियां कठपुतलियां होती है। वो माता पिता को उस पर गर्व था कि उनकी बेटी उनके, यानी ये किससे लिया गया है, 20 के दांत से लिया गया है, पहले लिखना है। और यहाँ पे क्या है कि मिस्टर और मिसेस सेन को 5 लड़कियां थी, ये बस ही है। और ये सेन द्वारा निर्धारित नियमों का अक्षरशः पालन करती थी कि वो जो कहती थी वही करती थी। उनका कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकती थी। वे क्या थी, वे लड़कियां नहीं, कठपुतलियां थी, वे दूसरों के इशारों पर चलने वाली। इन लड़कियों के माता पिता को गर्व था कि उनकी लड़कियां उनके इशारों पर नाचती है, यानी आज्ञाकारिणी है ना। वही इस बात पे इस प्रसंग का व्याख्या यही है। चलिए चलिए बच्चों, आज का क्लास यही खत्म होता है। आज का क्लास पूरा फिनिश हो चुका है। मैंने आपको सारी चीज़ें, सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैंने करवा दिया। इससे पहले मैंने चैप्टर पर भी पढ़ाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरी क्लास को ज़रूर लाइक करेंगे। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट सभी सब्जेक्ट की मिलेगी। आपको नोट्स भी मिलेगा। आप हमसे संपर्क में रहें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। यहाँ पर जो डिस्प्ले नंबर हो रहा, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करें या हाई लिख करके भेजें। हमारे ग्रुप से जुड़ें, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको सभी सब्जेक्ट की यहाँ पढ़ाई होगी। आगाज हो चुका है 2025 के रन का। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। थैंक यू सो मच।